हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। तो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। हमने एक ये कंप्लीट कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को पूरा करेंगे। तो आपको देखते रहना है वीडियो को विदाउट स्किपिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कंप्लीट कोर्स सीरीज 1, लेक्चर 1। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों आता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको हमें सबसे पहले समझना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों, देख सकते हैं आप जैसा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस इज नोन एज चार्ज एंड डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एंड डिस्कवर्ड बाय थेल्स। ठीक है, इन 600 बीईसी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, करंट कैन नॉट फ्लो विदाउट थ्रू ए वायर विदाउट चार्ज, सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू चार्ज। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, हमारे पास एक ये सर्किट है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक सर्किट है, इसमें बल्ब लगा हुआ है ये वाला, इसमें करंट फ्लो कर रही है। ये बैटरी मैंने लगा दी, यहाँ से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट का फॉर्मूला बच्चों आपने 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना। अगर यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो हो जाए तो कितना हो जाएगा करंट, जीरो, है ना। ये वाला, इफ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो देन I कितना होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि जो करंट बनी है, ठीक है, वो किसकी वजह से बनी है, चार्ज की। मतलब ये चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे, जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है तभी जाके इसमें करंट बन रही है। ठीक है, जहां पे करंट बनती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है ये, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी वजह से बना, ये बना चार्ज की वजह से, जब चार्ज ने फ्लो करना शुरू किया। ठीक है, तो ये वाला, अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना है, जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बच्चों कितना है, जीरो। ठीक है, मतलब करंट जीरो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है। पहली बात हमें ये क्लियर हो गई। सेकंड, अब सोर्स ऑफ, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट और मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज दैट हमारे पास एक ये चार्ज है क्यू। ठीक है, ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो बच्चों, जब भी कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। 10th में आपने पढ़ रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। बाकी 12th में हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमारे पास एक वायर है ये वाला, इस वायर में अगर करंट चलती है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बच्चों प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें समझ में आया कि चार्ज जो होता है क्यू, वो बनाता है करंट, और करंट से बनती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से दो इफेक्ट जनरेट हुए। ठीक है, एक तो क्या हुआ, एक तो बनी इससे करंट, और करंट ने क्या बनाया फिर आगे चल के, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसकी वजह से बनाए, इस चार्ज की वजह से। ठीक है, ये चार्ज है, अगर ये चार्ज ना होता ना तो करंट होती ना मैग्नेटिक फील्ड होता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चार्ज से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। अनदर डेफिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब होता है फंडामेंटल, जो उसके साथ पहले से ही आई है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस जस्ट लाइक मास, जैसे किसी भी बॉडी के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट मास। कोई भी चीज जब इस दुनिया में होती है तो सबसे प्राइमरी चीज उसके पास होता है मास, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है, जो चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। जैसे हम बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई चार्ज है, ठीक है, एट रेस्ट। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे होगा बच्चों, वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, जब ये चार्ज मूव करेगा, ठीक है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो ये बच्चों बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बनाएगा ये, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कब, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। और जब ये क्या करेगा चार्ज, v इक्वल टू वेरिएबल वेलोसिटी से। ठीक है, वेरिएबल, v वेरिएबल होगा, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी कब होती है, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है dv बाई dt।
अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है बच्चों, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये चार्ज के इफेक्ट होते हैं कि भाई चार्ज अगर रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अगर एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक छोटी सी बात और लिखी है यहाँ हमने कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, एक तरफ हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा चार्ज हो गया, इधर हमने लिख दिया मास। तो बच्चों ये दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो चीजें हमें समझनी है यहाँ पे, ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे चार्ज जो होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मास है, पॉइंट नंबर वन है, मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मास जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं इसमें, अट्रैक्शन भी होता है बच्चों, है ना, और रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। लेकिन अगर हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास ये है बच्चों और इसके साथ दूसरा मास है एक ये वाला, तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किस फोर्स से, एफ जी इक्वल टू जी टाइम्स एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे ये। नंबर थर्ड, ये वेलोसिटी जो चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है, क्यू, ये वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता, यानी कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता चार्ज, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। एम इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे मास भी बढ़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है, ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उन पे लगता है सिर्फ ये। किस पे लगता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, प्रोटॉन हो गया, जैसे फोटोन हो गया, इन सब के लिए वैलिड होता है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि अगर कोई चार्ज है उसकी रेस्ट का हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और ये किस पे रखा हुआ है, एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, वेलोसिटी जीरो है। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तो जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे रखा होता है तो क्या बनाता है वो, और उसको कहते हैं, चार्ज की रेस्ट पे स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये, अब फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों, ये होता है Q इक्वल टू एन पी माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ E होता है, E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, ये होता है बच्चों। एनपी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन ई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं एनपी ग्रेटर देन एन। जब किसी सब्सटेंस के अंदर क्या है, वहां पर ये कंडीशन है कि प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनपी माइनस एन ई इंटू ई। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 3 ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं मैं 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 माइनस टू इंटू ई। तो बच्चों चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस का। तो इस कंडीशन में चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। यानी कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो तो वहां पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, एक बॉडी हमारे पास ये है, दूसरी बॉडी ये है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में जा रहे हैं। तो बच्चों जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां कैसा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव, और जिधर इधर क्या बचेगा, निगेटिव। ठीक है ना, तो ये वाला। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए, है ना, प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो चार्ज बना है हमारा, कैसा चार्ज बना है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब चलते हैं केस टू की तरफ हम। केस टू में बच्चों क्या होता है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, व्हेन Np इक्वल टू Ne, जब दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Np माइनस Ne इंटू ई, यही आएगा। तो बच्चों दोनों जब इक्वल होंगे तो Np की जगह आप Ne या Np की जगह लगा सकते हैं इंटू ई, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये आएगा 0 इंटू ई, मतलब
जीरो, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक है, तो बच्चों ये होता है न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज। किस पे होता है? न्यूट्रल बॉडी पे। इसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। जब किसी सिस्टम के अंदर या किसी बॉडी के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके चारों तरफ क्या है? ये निगेटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जिसमें इसका नेट चार्ज कितना होगा, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं केस थर्ड पे। बच्चों केस थर्ड में क्या करना है आपको? इसमें व्हेन, ठीक है, Np लेस देन Np, प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बच्चों चार्ज कितना हो जाएगा? Np माइनस Ne। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं 2 ले रहा हूँ, इसको मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू ई इक्वल टू आंसर आएगा 2 माइनस 3 इंटू ई, मतलब माइनस ई। तो बच्चों चार्ज कैसा आ गया? निगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो ये होता है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं और प्रोटॉन कम हो गए हैं। ठीक है, ये कहानी ऐसे पलट लेते हैं, है ना? ये देखो, ये हमारे पास दो बॉडी हैं, एक है ए, एक है बी। इस बार यहाँ से चार्ज निकल रहा है और यहाँ इसके पास आ रहा है, तो अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, इसलिए यहाँ कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा? निगेटिव चार्ज। तो कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? ये Q लेस देन जीरो, निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास चार्ज कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? अगर यहाँ मैं समरी लिखूं इसकी, तो बच्चों चार्ज जो होते हैं वो कितने टाइप के हो गए हमारे पास? 3 हो गए, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक जीरो चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज हो गए। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलते हैं बच्चों आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? यूनिट इज गुलाम। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों एमकेएस में, वो होती है गुलाम। सीजीएस में स्टेट गुलाम होती है, और सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे। क्या होती है? फैराडे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। डायमेंशन होती है इसकी 80, क्योंकि बच्चों आपको पता है आई इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई टी, है ना? तो यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो क्यू हो जाएगा आई टी। आई होता है, आई का डायमेंशन ए और टाइम का होता है टी, तो बच्चों कितना आ गया? 80। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास बच्चों इसका डायमेंशन होता है 80। ठीक है, थर्ड फोर्थ है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सिमेट्रिकल सरफेस एंड फॉर द अनसिमेट्रिकल सरफेस इट इज गिवन बाय। अगर हमारे पास एक सिमेट्रिकल सरफेस है ये वाला, इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखना, मतलब हर जगह सेम चार्ज रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाली, ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें चार्ज जो होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो चार्ज है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/रेडियस के। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है, जहां पर रेडियस कम रहेगी वहां ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है, और जहां पे रेडियस ज्यादा रहेगी वहां पे चार्ज कम इकट्ठा होगा, कम एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, जो भी अनसिमेट्रिकल सरफेसेस है उस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ये वाला एक स्ट्रक्चर, सपोज दैट ये वाली एक स्ट्रक्चर बना दी मैंने, इसको हटा देंगे। जैसे हमने बनाया कोई ये, है ना? अब इसमें ए पॉइंट है एक और एक है बच्चों बी पॉइंट। तो अब देख रहे हो ए पॉइंट पे रेडियस कम है ना, तो यहाँ चार्ज क्या होगा? ज्यादा। और बी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, बी पॉइंट पे रेडियस ज्यादा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या होगा? कम। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे हमारे पास एक टावर है ये वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर एक हल्की सी एक नॉब लगाई जाती है ये वाली, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कि हमारे पास एक टावर है, इसको ऊपर से नुकीला क्यों बनाया जाता है? ताकि देखो जब भी ठंड वो क्लाउडनिंग होती है बच्चों, ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ से इस पे बिजली गिरने वाली है, तो जब इस पे गिरेगी वो, इसको किया जाता है ग्राउंड यहाँ। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? ग्राउंड। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाता है स्टॉप पे, और वो धीरे धीरे कहाँ जाता है? ग्राउंड के अंदर, और ये टावर हमारा क्या हो जाता है? सेफ। तो ये सेफ बच जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि जहां पर कम रेडियस होगी वहां ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, जहां पे ज्यादा रेडियस होगी वहां पे कम होगा, तो इसलिए कम एरिया वाले पे
ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। बच्चों दो टाइप के चार्ज होते हैं, अलाइक चार्ज, अलाइक का मतलब एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो बच्चों इनकी दूसरा होता है डिसलाइक चार्ज, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। ठीक है, अलाइक चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। अगर एक जैसे चार्ज होंगे बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सपोज दैट ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो बच्चे दूर भागेंगे एक दूसरे से इस तरीके से। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल। ऐसे ही माइनस के केस में होता है, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, रिपल्सन। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल कंडीशन होता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो बेटा जब भी इस तरीके की कंडीशन दिखे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब समझ जाना कि ये कौन सा फोर्स है, ये हमारे पास है रिपल्सन का फोर्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिसलाइक चार्जेस। डिसलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर हमारे पास एक प्लस का चार्ज है बच्चों, एक है हमारे पास माइनस का, तो ये क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को बच्चों अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट करेंगे। इसकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है Q1 Q2 लेस देन 0। जब भी कहीं पे ये दिखे तो समझ जाना कि कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को समझना है। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब बात करते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है नेचर में, मतलब चार्ज को स्केलर क्वांटिटी की तरह हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक सिस्टम है ये वाला, इसमें एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। इसी तरीके से इसके अंदर सिस्टम की Qn चार्ज है। तो टोटल चार्ज, जो नेट चार्ज इस पे होगा वो कितना होगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अप टू कहां तक जाएंगे हम, Qn तक। तो इसमें टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों ये वाला। ठीक है, यानी कि एक एल्जेब्रिक सम होगा उनका, बिल्कुल नॉर्मल एल्जेब्रा के साथ उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो चार्ज होंगे, ठीक है, क्यू मतलब चार्ज टेकन विद साइन, टेकन विद साइन, तो हमेशा इसको साइन के साथ लेना है आपको। ठीक है, जैसे हम बात करें, एक ये सिस्टम है हमारे पास, इसमें एक 2 गुलाम का चार्ज है, एक 3 गुलाम का चार्ज है, एक -5 गुलाम है, एक -6 गुलाम है। इस पे टोटल चार्ज अगर कोई पूछे तो कितना आएगा नेट चार्ज, साइन के साथ लेना है, माइनस का 2 प्लस का 3 फिर माइनस का 5 और माइनस का 6। तो बच्चों कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस के 11, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस के 10 गुलाम। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी से, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे अब आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम बात करते हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है इट कैन नॉट बी, ठीक है, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट कैन बी चेंज, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बच्चों हम इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कंजर्वेशन का। अभी हम बात करें, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है ये वाला, ठीक है, इसमें हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है ये वाला, एक प्रोसेस होता है, इसमें चार्ज है Q1, दूसरा Q2 और तीसरा Q3। इसमें चार्ज हो गए Q4, Q5 और Q6। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ये चार्जेस कुछ चेंज हो जाते हैं। तो जब इस पे कंजर्वेशन लगाएंगे तो कंजर्वेशन क्या कहता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल होगा Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 के। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि बिफोर द रिएक्शन चार्ज विल बी इक्वल टू, ठीक है, चार्ज आफ्टर द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन के बाद चार्ज जितना होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लें। ठीक है, हमारे पास जैसे एक है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक है ऑब्जेक्ट ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक मेरी बात आप, इसमें रखें माइनस का 2 कूलम चार्ज,
एक रखा है 3 कूलम चार्ज, एक रखा है 8 कूलम चार्ज। एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसके बाद एक चार्ज इसमें हो जाता है 2 कूलम, एक हो जाता है इसमें 1 कूलम। तो थर्ड चार्ज आपको फाइंड करना, थर्ड चार्ज को मैं मान लेता हूँ x। तो जब आप इस पे कंजर्वेशन लगाएंगे बच्चों, तो 8 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस एक्स। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 एक्स। ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, इस साइड के तो चार्ज हमने एक साथ लेने हैं। देखो 8 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 3, इधर का 2 प्लस 1 और x। ये देखिए 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, माइनस का 3 है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 1 है, x हमें फाइंड करना है। 8 में से 2 गए, 6 माइनस 3 और ये 3 प्लस एक्स, तो ये 3 बचेगा। इस 3 से बच्चों 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि थर्ड वाला चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं मिलेगा हमें। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम कंजर्वेशन को समझते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। ठीक है। अब यही बात, ये जो क्वांटाइजेशन की, इसको मैं भी समझा दूंगा आपको। इससे पहले हम समझ लेते हैं एक आध और एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल मैं एक ले रहा हूं यहाँ पे, कोई मैंने रिएक्शन लिखी, सपोज दैट 1H1 प्लस मैंने लिख दिया इसमें, लेट से चलो इसमें मैंने लिखा है ये 0N1, एक रिएक्शन मैंने ऐसे लिखी। तो बच्चों ये देखो, ये होता है मास। इसको मैंने कोई एक एक्स एलिमेंट बनाया, तो ऊपर वाले जो ऊपर जो इनको बोलते हैं मास नंबर, तो मास नंबर मास के साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2। और इसको ये जो होता है एटॉमिक नंबर, इसके साथ इसको डायरेक्ट ऐड करना है, तो 1 और 0 कितना हो गया 1। तो इस तरीके से एक रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। दूसरा जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कोई हम, जैसे हमारे पास है इसमें मैं ले रहा हूँ जैसे नाइट्रोजन 714 प्लस, ये हो गया। अब मैंने इसमें क्या किया कि एक एलिमेंट जैसे मैंने इसमें लगा दिया 2He4। ठीक है। इससे बना सपोज दैट एक अननोन एलिमेंट, ये वाला, इसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, और इसी के साथ यहाँ पे डेवलप हुआ ऑक्सीजन 816। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड, ठीक है, x। तो x मुझे फाइंड करना है। तो x फाइंड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों इसमें हम लगाएंगे, यानी कि मास ऑफ कंजर्वेशन बिफोर, ये देखो बिफोर कितना होगा 14 प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है मास नंबर A और ऑक्सीजन का कितना है ऊपर 16। तो बच्चों यहाँ से 18 और ये कितना हो गया A प्लस 16। तो बच्चों यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। A तो 2 आ गया, ये लगा दिया हमने मास कंजर्वेशन। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब लगाएंगे हम इसमें नीचे चार्ज कंजर्वेशन, नाउ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है। चार्ज, नाउ चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन हमें ये कहेगा कि भाई ये जो इसके एटॉमिक नंबर है इनको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल टू किसके हो जाएगा Z प्लस 8 के। तो यहाँ से आएगा 9 इक्वल टू Z प्लस 8। तो बच्चों Z की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो जो x था हमारे पास जिसको मुझे फाइंड करना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x है ZA, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, x, Z की वैल्यू है 1 और ये कितना है 2। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट बन के आया, और ये क्या होता है 1H2। ठीक है। प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको। तो ये अननोन एलिमेंट आ गए। तो इस तरीके के कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।